हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैक लर्निंग पॉइंट। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। ठीक है। अब और इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था हुक्स लॉ के बारे में। अगर आप लोगों ने इससे पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है तो इससे पहले वाला लेक्चर जरूर देख लें, इसके बाद ही आप ये वाला लेक्चर देखें, क्योंकि ये दोनों ही जो लेक्चर है इंटरकनेक्टेड है। तो जिस प्रकार हम लोगों ने हुक्स लॉ में देखा था, हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। किसके अकॉर्डिंग? हुक्स लॉ हमारा कहता है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो स्ट्रेस हमारी स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो जब हम इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं तो यहां पर क्या आता है, एक कांस्टेंट आता है जिसको हम क्या कहते हैं, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो यहां पर ये इक्वेशन मिलती है हमें, हम लोगों ने इससे पहले वाले लेक्चर में देखा था। ये जो इक्वेशन है, अगर इस इक्वेशन को इससे अपन कंपेयर करते हैं y = mx + c, ठीक है, तो यहाँ पर जो y है वो सिग्मा के बराबर है यहाँ पर, और e जो है वो m के बराबर है, और यहाँ पर जो x है वो किसके बराबर है, एप्सिलॉन के बराबर है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। तो यहाँ पर जब हम y कहां पर लेते हैं, y अगर हम इस तरीके से कोई ग्राफ बनाते हैं तो यहाँ पर y जो होता है, y एक्सिस ये होता है और x एक्सिस ये होता है। तो इसी से कंपेयर करके हम जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस को y एक्सिस पर लेते हैं और स्ट्रेन को हम हमेशा x एक्सिस पर लेते हैं। तो यहां से हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था। अब अगर हम इसके आगे बढ़ते हैं तो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनता किस तरीके से है। अगर हम कोई मटेरियल लेते हैं यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन के अंदर, उसके ऊपर टेस्ट करते हैं। अगर हम टेंसाइल टेस्ट कर रहे हैं तो टेंसाइल टेस्ट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो मशीन है, मशीन के अंदर उस मटेरियल को या जो बॉडी है, जो कंपोनेंट है, उसको हमें इस तरीके से फिक्स करना पड़ेगा। यहाँ पर ये इस तरीके से हमारी मशीन रहती है, तो इस तरीके से हम उसको क्या करेंगे, खींचते हैं। ठीक है, इस तरीके से उसके ऊपर क्या लगेगा, हमारा टेंसाइल फोर्स लगेगा, क्योंकि टेंसाइल फोर्स हमारा किस तरीके से लगता है, इस तरीके से, जो हमारा बॉडी को एलोंगेट करने की कोशिश करता है। तो इस तरीके से हमारा क्या लगता है, टेंसाइल फोर्स लगता है। ये पूरी फोर्स हो गया। तो जो यूनिवर्सल टेंसाइल मशीन है, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन जो है, उसके अंदर हम जो कंपोनेंट है उसको फिक्स करते हैं इस तरीके से, और उसके ऊपर धीरे धीरे ग्रेजुअली हम लोड को इंक्रीज करते जाते हैं। तो जब हम ग्रेजुअली लोड को इंक्रीज करते जाएंगे तो हमें डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स मिलते हैं, जैसे A, B, C, D, E, F, ये अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स हमें मिलते हैं। तो जब इन पॉइंट्स को हम मिलाते हैं तो हमें एक कर्व मिलता है, जिस कर्व को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व या फिर स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। ठीक है, अभी यहाँ पर जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है, वो किसके लिए बनाया गया है, माइल्ड स्टील के लिए। माइल्ड स्टील एक हमारा क्या है, डक्टाइल मटेरियल है। तो डक्टाइल मटेरियल के लिए हमारा जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है वो इस तरीके से बनता है। ये स्पेसिफिकली किसके लिए है, माइल्ड स्टील के लिए है। ब्रिटल मटेरियल के लिए हम आगे पढ़ेंगे इसी लेक्चर के अंदर। तो ब्रिटल मटेरियल के लिए जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनेगा वो हमारा अलग तरीके का बनेगा। यहाँ पर जो कर्व है वो हमारा कौन सा है, माइल्ड स्टील के लिए है, और माइल्ड स्टील हमारा कैसा है, डक्टाइल मटेरियल है। ठीक है, तो चलिए इस कर्व के अंदर हम देखते हैं एक एक पॉइंट्स को। यहां पर देखिए आप लोग, ये जो लाइन है यहां तक की, ये जो लाइन दिख रही है आपको 0 से A तक, तो 0 से A जो लाइन है, 0 to A लाइन कौन सी है हमारी, एक स्ट्रेट लाइन है, इट इज अ स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन है तो इसका मतलब क्या है कि ये जो लाइन है वो रिप्रेजेंट करती है, विच रिप्रेजेंट्स जो स्ट्रेस है। यहाँ पर हम स्ट्रेस को ले रहे हैं और यहाँ पर स्ट्रेन को ले रहे हैं। तो यहाँ पर जो स्ट्रेस है वो स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पर देखिए, जितनी हम स्ट्रेस को बढ़ाएंगे उतनी ही हमारी क्या बढ़ रही है, स्ट्रेन बढ़ रही है। ठीक है, तो ये जो लिमिट है इसको हम क्या कहते हैं, प्रोपोर्शनलिटी लिमिट कहते हैं। तो
जो OA है वो क्या है, हमारी एक स्ट्रेट लाइन है विच रिप्रेजेंट्स द स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है, तो यहां पर ये शो करता है कि यहाँ पे जो स्ट्रेस है वो स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, विच मीन्स इसका मतलब क्या है, द मटेरियल ऑलवेज हुक्स लॉ, जो मटेरियल है वो किसको फॉलो कर रहा है, हमारा हुक्स लॉ को फॉलो कर रहा है। ठीक है, अगर हम यहां पर इस लिमिट को लेते हैं, ये जो लिमिट है OA जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट तक क्या है, ए पॉइंट, ये जो पॉइंट है वो हमारा क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट है। ठीक है, तो प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट क्या होती है हमारी, it is the maximum value of stress up to which material always हुक्स लॉ। तो प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट हमारी एक ऐसी लिमिट होती है जहां पर जो स्ट्रेस की वैल्यू है, इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस अप टू विच मटेरियल ऑलवेज हुक्स लॉ, जहां तक मटेरियल हुक्स लॉ का परफेक्टली पालन करता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट। ठीक है, अगर हम इस प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट के बाद अगर जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो यहां पर जो पॉइंट मिलता है हमें, बी पॉइंट मिलता है। तो ये जो बी पॉइंट तक जो AB कर्व है, AB कर्व क्या है, थोड़ा सा डेविएट कर रहा है यहाँ पर स्ट्रेट लाइन से, यहां तक हमारी स्ट्रेट लाइन होती है, इस स्ट्रेट लाइन से ये थोड़ा सा क्या कर रहा है, डेविएट हो रहा है। ये जो बी पॉइंट है वो हमारा इलास्टिक लिमिट कहलाता है। ठीक है, तो AB जो है कर्व AB डेविएट स्लाइटली, तो ये जो कर्व AB है वो हमारा क्या करता है, थोड़ा सा डेविएट करता है फ्रॉम स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन से डेविएट करता है, बट लेकिन क्या होता है कि ये जो डेविएट तो कर रहा है, लेकिन जो मटेरियल है वो इलास्टिक बिहेवियर को शो करता है अप टू बी पॉइंट, या फिर अप टू इलास्टिक लिमिट, क्योंकि बी पॉइंट हमारा क्या है, इलास्टिक लिमिट है। तो इलास्टिक लिमिट तक जो मटेरियल है वो क्या करेगा, इलास्टिक बिहेवियर को शो करता है, बट मटेरियल बिहेव्स like a elastic material। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, कर्व बी डेविएट कर रहा है, ए बी जो कर्व है वो डेविएट करता है स्ट्रेट लाइन से, क्योंकि यहाँ पॉइंट ए तक हमारी स्ट्रेट लाइन है केवल, और इसके बाद अगर आप कर्व को देख रहे हैं तो वो हमारा थोड़ा सा डेविएट कर रहा है, लेकिन जो बी पॉइंट है यहाँ तक हमारी जो इलास्टिक लिमिट कहलाती है। ठीक है, यहाँ जो बी पॉइंट है वो हमारा क्या है, इलास्टिक लिमिट है। तो इलास्टिक लिमिट क्या हो जाएगी यहाँ पर, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस अप टू विच मटेरियल बिहेव्स लाइक अ इलास्टिक मटेरियल। ठीक है, तो एक स्ट्रेस की वह वैल्यू जहां तक मटेरियल एक इलास्टिक मटेरियल की तरह बिहेव करता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, इलास्टिक लिमिट। क्योंकि इलास्टिक लिमिट का मतलब होता है, अगर हम किसी मटेरियल के ऊपर लोड लगा रहे हैं अंडर द इलास्टिक लिमिट,
तो उसमें क्या होगा, कुछ डिफॉर्मेशन आता है। अगर हम लोड इस तरीके से लगा रहे हैं और इसके अंदर डिफॉर्मेशन आ रहा है और ये जो लोड लग रहा है वो हमारा इलास्टिक लिमिट के अंदर लग रहा है, अगर मैं इस लोड को रिमूव कर देता हूं तो जो मटेरियल है वो हमारा इलास्टिक वापस अपने शेप को रिगेन कर लेता है। अगर ये लोड लगा रहा हूं मैं इस तरीके से और इसके अंदर कुछ डिफॉर्मेशन आएगा यहां पर, तो ये जो डिफॉर्मेशन आ रहा है और ये जो लोड लग रहा है वो अंडर द इलास्टिक लिमिट है, अगर मैं इस लोड को रिमूव कर दूं तो ये वापस अपने इसी शेप में आ जाएगा, ठीक है, यहीं पे वापस आ जाएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, इलास्टिक लिमिट। अगर हम इलास्टिक लिमिट से बाहर लोड लगाते हैं, इलास्टिक लिमिट से ज्यादा लोड लगाते हैं, तो वो हमारा मटेरियल है वो किस में चला जाता है, प्लास्टिक जोन में चला जाता है, उसके अंदर परमानेंट डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यहाँ तक इलास्टिक लिमिट क्या होगी हमारी, इलास्टिक लिमिट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस, इलास्टिक लिमिट is the maximum value of stress up to which material behaves like a perfect इलास्टिक मटेरियल। ठीक है, तो ये होती है हमारी इलास्टिक लिमिट। अगर हम इलास्टिक लिमिट से बाहर जाते हैं तो ये परमानेंट डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है इसके अंदर, क्योंकि ये जो मटेरियल है वो किसके अंदर चला जाता है, प्लास्टिक जोन के अंदर चला जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, इस बी पॉइंट पर क्या होने लगता है, यील्डिंग स्टार्ट होने लगती है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं यील्डिंग। तो when a material is stressed beyond the इलास्टिक लिमिट, अगर हम मटेरियल को इलास्टिक लिमिट के बियॉन्ड स्ट्रेस कर रहे हैं, मतलब उसके ऊपर लोड लगा रहे हैं, तो क्या होगा, द स्ट्रेंथ इंक्रीजेस मोर क्विकली। तो जो स्ट्रेन है वो ज्यादा तेजी से बढ़ती है एज कंपेयर टू स्ट्रेन। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे जो स्ट्रेन है, यहाँ पर स्ट्रेन जो है हमारी इतनी बढ़ रही है, लेकिन जो स्ट्रेस है वो हम बहुत कम इंक्रीज करते हैं या फिर न के बराबर ही इंक्रीज करते हैं। तो बहुत कम स्ट्रेस को इंक्रीज करने पर जो स्ट्रेन में चेंज आ रहा है वो बहुत ज्यादा आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए जो इलास्टिक लिमिट के बाद अगर हम स्ट्रेस करते हैं मटेरियल को, द स्ट्रेन इंक्रीजेज मोर क्विकली देन द स्ट्रेस। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होने लगती है, यील्डिंग स्टार्ट हो जाती है। बी पॉइंट के बाद जैसे ही हम स्ट्रेस लगाते हैं तो उसके अंदर यील्डिंग स्टार्ट हो जाती है। और यील्डिंग क्या होती है, the sudden elongation takes place, सडन elongation होने लगता है इसके अंदर, takes place without appreciable change in stress।
या एप्रिसिएबल इंक्रीज इन स्ट्रेस। ठीक है, तो इस फिनोमिना को हम कहते हैं यील्डिंग। दिस फिनोमिना इज नोन एज इसी फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, यील्डिंग कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है, विदाउट एप्रिसिएबल चेंज इन स्ट्रेस, जो स्ट्रेन है वो ज्यादा तेजी से बढ़ रही है, तो इस फिनोमिना को हम कहते हैं यील्डिंग। ठीक है, और ये जो सी पॉइंट है, सी पॉइंट क्या कहलाता है हमारा, यील्ड पॉइंट। सी क्या है, यील्ड पॉइंट। ठीक है, तो ये हो गया यहां तक यील्ड पॉइंट। जैसे ही हम इस यील्ड पॉइंट के मतलब यहां सी पॉइंट से आगे बढ़ेंगे तो ये जो बॉडी है वो परमानेंट डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, और ये जो सीडी रीजन है, जो सीडी रीजन है उस रीजन को हम क्या कहते हैं, परफेक्ट प्लास्टिक रीजन। ठीक है, सीडी रीजन क्या कहलाता है, परफेक्ट प्लास्टिक रीजन। तो यहां पर सीडी जो है परफेक्ट प्लास्टिक रीजन है, ठीक है। और जब हम डी पॉइंट पर पहुंच जाते हैं तो डी पॉइंट पर क्या होगा, यहाँ पर जब डी पॉइंट पर पहुंच जाएंगे तो मटेरियल क्या करेगा, कुछ स्ट्रेंथ को रिगेन कर लेता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, अगर मैं इस बॉडी के ऊपर लोड लगाता हूँ, यहाँ पर मैं अगर इसको खींचता जाता हूँ, मतलब इस तरीके से टेंसाइल फोर्स लगा रहा हूँ इसके ऊपर, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि इसको डिफॉर्मेशन करने के लिए, इसमें ज्यादा डिफॉर्मेशन करने के लिए हमें ज्यादा स्ट्रेस की आवश्यकता होगी, मतलब ज्यादा लोड की आवश्यकता होगी, क्योंकि इसके अंदर कुछ स्ट्रेंथ डेवलप हो चुकी है। क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया है, जो डी पॉइंट है एक लिमिट आ चुकी है उसकी, जिसमें हमें ज्यादा डिफॉर्मेशन करने के लिए हमें ज्यादा स्ट्रेस देने की आवश्यकता होगी, मतलब ज्यादा लोड की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये जब हम डी पॉइंट पर पहुंच जाते हैं तो यहाँ पर जो मटेरियल है कुछ स्ट्रेंथ को रिगेन कर लेता है, मतलब उसके अंदर रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो यहां से डी से ई जो रीजन है वो हमारा क्या कहलाता है, स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन कहलाता है। ठीक है, जो डी ई रीजन है वो क्या है, स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन है। और जो ई पॉइंट है वो क्या है हमारा, अल्टीमेट पॉइंट, अल्टीमेट स्ट्रेस। ठीक है, ये अल्टीमेट स्ट्रेस हो गया, और एफ जो है यहाँ पर फ्रैक्चर पॉइंट है। तो देखते हैं, तो अब देखते हैं यहाँ पॉइंट डी पर क्या होता है, एट पॉइंट डी, एट पॉइंट डी द मटेरियल रिगेन सम स्ट्रेंथ, द मटेरियल regain some strength। तो मटेरियल हमारा यहाँ पे कुछ स्ट्रेंथ को रिगेन कर लेता है फॉर फर्दर डिफॉर्मेशन। अगर हमें इसके अंदर डिफॉर्मेशन ज्यादा करना है, फॉर फर्दर डिफॉर्मेशन more stress is required for more deformation, for more deformation। ठीक है, तो डी पॉइंट पर जब पहुंच जाते हैं तो ये स्ट्रेंथ को रिगेन कर लेता है, और उसके अंदर ज्यादा डिफॉर्मेशन करना है तो हमें ज्यादा स्ट्रेस की रिक्वायरमेंट होती है।
तो और ये सी जो डीई रीजन है, डीई क्या है हमारा, स्ट्रेन हार्डनिंग है, ठीक है। ये डीई क्या है हमारा, स्ट्रेन हार्डनिंग है। तो स्ट्रेन हार्डनिंग का मतलब क्या होता है, जब हम किसी बॉडी के ऊपर लोड लगाते जाते हैं, अगर मैं यहाँ पर कोई बॉडी ले लेता हूँ, कंपोनेंट लेता हूँ, इसके अंदर ये मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है, यहाँ पर ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर हो गया इसका, ठीक है। इस तरीके से अगर मैं इसके ऊपर टेंसाइल फोर्स लगा रहा हूँ, यहाँ पर हम टेंसाइल फोर्स की बात कर रहे हैं, टेंसाइल टेस्ट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर अगर इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ टेंसाइल फोर्स, तो इसका जो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट है वो क्या होगा, चेंज होगा, क्योंकि एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर मैं इसको खींचता जाऊंगा तो इसके अंदर डिफॉर्मेशन होता जाएगा, और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, बहुत दूर दूर हो जाएंगे, इस तरीके से इसकी लेंथ इंक्रीज होगी, ठीक है, और जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इस तरीके से हो जाएंगे, बहुत दूर दूर हो जाएंगे। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में जो चेंज हो रहा है, ठीक है, जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में जो चेंज आ रहा है उसी को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेन हार्डनिंग। तो इसके कारण क्या होता है, स्ट्रेन हार्डनिंग के कारण क्या होता है, इसके अंदर रेजिस्टेंस डेवलप होता है और फर्दर डिफॉर्मेशन। स्ट्रेन हार्डनिंग क्या होता है, इसका मतलब क्या है, चेंजेस इन द क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, चेंजेस इन द क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, मतलब इस पे क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में चेंज होता है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में चेंज होता है, और जो एरिया है, एरिया ऑफ द स्पेसिमेन डिक्रीजेस, एरिया क्या करेगा, डिक्रीज होगा, और उसकी जो लेंथ है, लेंथ क्या करेगी, इंक्रीज होगी, लेंथ इंक्रीजेस, और जब यहां पर ये जो स्ट्रेन हार्डनिंग हो रही है, लेंथ क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, ठीक है। तो ये होती है हमारी स्ट्रेन हार्डनिंग, एरिया डिक्रीज करेगा और लेंथ इंक्रीज करेगी। अब जब हम ई पॉइंट पर पहुंच जाते हैं, तो ई पॉइंट क्या है हमारा, यहाँ पर अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट है, ठीक है। तो जब हम मटेरियल के ऊपर लोड लगाते जाते हैं, अगर मैं इसके ऊपर लोड लगाते जाऊंगा तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि इसकी जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो उसको अचीव कर लेगा, ठीक है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ को अचीव कर लेगा तो वो जो पॉइंट होगा उसका अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट होगा। अगर हम उसके बाद भी लोड इसके ऊपर अप्लाई करते जाएंगे, अगर मैं इसके ऊपर लोड लगाता जा रहा हूँ, एक पॉइंट ऐसा आ गया कि जो मटेरियल है उसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ आ चुकी है, तो उसके बाद अगर हम लोड लगाएंगे उसके ऊपर, तो वो क्या हो जाएगा, उसके अंदर क्या होने लगेगा, नेक फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। नेक फॉर्मेशन का मतलब क्या है कि उसके अंदर छोटा सा माइन्यूट क्रैक डेवलप हो जाएगा, जहां से वो मटेरियल ब्रेक होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम इस मैक्सिमम स्ट्रेस पॉइंट पर पहुंच जाते हैं, तो यहाँ से जब मटेरियल को और स्ट्रेस लगाते हैं इस मटेरियल के बाद, तो यहाँ पर क्या होगा, नेक फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा, और उसके बाद जब हम और लोड लगाते जाते हैं तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि यहाँ पर जो मटेरियल है वो फ्रैक्चर हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो और जिस पॉइंट पर जो ब्रेक होगा मटेरियल, उसी को हम क्या कहेंगे, फ्रैक्चर स्ट्रेस या ब्रेकिंग स्ट्रेस, ठीक है। एट ई पॉइंट, ई पॉइंट क्या है हमारा, अल्टीमेट स्ट्रेस, इट इज द मैक्सिमम, it is the point where stress attains its maximum value, ठीक है। तो इस पॉइंट पर क्या होता है, जो स्ट्रेस है वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू को अटेन कर लेती है, इसे हम कहते हैं, दिस इज
known as the ultimate स्ट्रेस। ठीक है, तो जब हम अल्टीमेट स्ट्रेस के बाद और लोड लगाते जाएंगे तो उसके अंदर क्या होगा, नेट फॉर्मेशन होने लगेगा। आफ्टर पॉइंट ई when a material is loaded, is stressed or loaded beyond the ultimate stress, the neck formation स्टार्ट होने लगती है। ठीक है, और इसके अंदर जो स्ट्रेचिंग वर्क है एंड द स्ट्रेचिंग वर्क इज कन्वर्टेड इनटू हीट। तो यहाँ पर जो स्ट्रेचिंग वर्क है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, हीट में कन्वर्ट होता है, और इसका जो एरिया है, एरिया क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। एरिया डिक्रीजेस, लेंथ इंक्रीजेस, एंड द एरिया डिक्रीजेस। ठीक है, जो एरिया है वो क्या करेगा, डिक्रीज हो जाता है इसके अंदर। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर ये जो मटेरियल है वो ब्रेक हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, ब्रेकिंग स्ट्रेस या फ्रैक्चर पॉइंट। ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या हो जाएगी, the stress required to break away the specimen, स्पेसिमेन को ब्रेक करने के लिए जो स्ट्रेस रिक्वायर होगी उसी को हम क्या कहेंगे, ब्रेकिंग स्ट्रेस कहेंगे। और जो ब्रेकिंग स्ट्रेस है वो हमारी अल्टीमेट स्ट्रेस से क्या होती है, कम होती है। द ब्रेकिंग स्ट्रेस इज लेस देन द अल्टीमेट स्ट्रेस। ठीक है, ये किसमें होता है, इस कंडीशन में माइल्ड स्टील या डक्टाइल मटेरियल के लिए अगर हम देखते हैं तो जो ब्रेकिंग स्ट्रेस है वो हमारी अल्टीमेट स्ट्रेस से कम होती है। अगर हम ब्रिटल मटेरियल के अंदर देखेंगे तो ब्रिटल मटेरियल के अंदर क्या होता है, दोनों बराबर होती है, क्योंकि उसके अंदर कोई भी वेल डिफाइंड यील्ड पॉइंट नहीं होता है। तो जो ब्रेकिंग होती है वो और जो अल्टीमेट स्ट्रेस होती है दोनों ही सेम रहती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम किसके लिए, हो माइल्ड स्टील या फिर डक्टाइल मटेरियल। अब देखेंगे इसके बाद हम देखेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम को ब्रिटल मटेरियल, वो भी देख लेते हैं। तो चलिए देखिए, ये जो कर्व है हमारा वो किसके लिए है, ब्रिटल मटेरियल के लिए। ठीक है, ब्रिटल मटेरियल की जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनता है वो हमारा इस तरीके से बनता है। ठीक है, तो ब्रिटल मटेरियल के बारे में अगर हम देखते हैं, ब्रिटल मटेरियल हमारे कौन से होते हैं,
ब्रिटल मटेरियल हमारे होते हैं, जैसे हो गया कास्ट आयरन, ग्लास, स्टोन, कंक्रीट। तो ये हमारे किसके अंदर आते हैं? ब्रिटल मटेरियल के अंदर आते हैं। ब्रिटल मटेरियल जो होता है वो होता है वीक इन टेंशन और स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन। ठीक है, अगर हम किसी भी यूटीएम मशीन के अंदर कंप्रेसिव टेस्ट करते हैं तो कंप्रेसिव टेस्ट के अंदर जो मटेरियल है, अगर कंक्रीट का टेस्ट करते हैं तो जो कंक्रीट है वो हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्यादा होती है कंक्रीट की एज कंपेयर टू टेंसाइल स्ट्रेस। तो जो मटेरियल है, कोई भी अगर मटेरियल ले रहे हैं, ब्रिटल मटेरियल, कास्ट आयरन की भी बात करते हैं तो कास्ट आयरन हमारा जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो हमारी कम होती है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के कंपैरिजन में। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, तो इसीलिए जो मटेरियल है ब्रिटल मटेरियल वो टेंशन में वीक होता है और कंप्रेसिव में कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम उसके ऊपर कंप्रेसिव स्ट्रेस लगा रहे हैं, कंप्रेसिव फोर्स लगा रहे हैं किसी भी मटेरियल के ऊपर, इस तरीके से ये हमारा क्या हो गया? कंप्रेसिव फोर्स हो गया। अगर मैं किसी मटेरियल के ऊपर, किसी भी स्पेसिमेन के ऊपर हम कंप्रेसिव फोर्स लगा रहे हैं तो उसके अंदर क्या होगा? यहाँ पर स्ट्रेस एक पॉइंट तक हमारी जो स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन रहेगी, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा वो क्या हो जाएगा? इमीडिएटली फ्रैक्चर होता है विदाउट प्रियर चेंज इन इलोंगेशन। मतलब कोई भी प्रियर चेंज नहीं होता है उसके इलोंगेशन में और वो सडनली क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है। इसीलिए उसको हम क्या कहते हैं? ब्रिटल मटेरियल कहते हैं। ठीक है, तो जो ब्रिटल मटेरियल है, ब्रिटल मटेरियल इन द ब्रिटल मटेरियल रप्चर और फ्रैक्चर occurs without prior change in इलोंगेशन। मतलब यहाँ पे क्या है? जो मटेरियल है वो सडनली ब्रेक हो जाता है बिना किसी नेक फॉर्मेशन के। ठीक है, विदाउट प्रियर चेंज इन इलोंगेशन और विदाउट नेक फॉर्मेशन। ठीक है, तो विदाउट नेक फॉर्मेशन, ठीक है, बिना किसी नेक फॉर्मेशन के ये जो मटेरियल, ब्रिटल मटेरियल, वो क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है। अगर हम कंक्रीट की बात करते हैं, कंक्रीट के अंदर क्या होता है? देयर इज नो वेल डिफाइंड यील्ड पॉइंट। कोई भी वेल डिफाइंड यील्ड पॉइंट नहीं होता है कंक्रीट के अंदर, इसलिए सो द कंक्रीट ब्रेक्स विदाउट नेक फॉर्मेशन और इसको क्या कहेंगे हम? सडन रप्चर। ठीक है, सो द फ्रैक्चर स्ट्रेस या फिर ब्रेकिंग स्ट्रेस, इसी को हम ब्रेकिंग स्ट्रेस कहते हैं। फ्रैक्चर स्ट्रेस या ब्रेकिंग स्ट्रेस will be same
एज अल्टीमेट स्ट्रेस। तो ये होता है हमारा किसके लिए, ब्रिटल मटेरियल के लिए। ये हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हो गया ब्रिटल मटेरियल के लिए। और डक्टाइल मटेरियल के लिए हम लोगों ने देख लिया, माइल्ड स्टील हमारा एक डक्टाइल मटेरियल है। तो ये हो गए हमारे स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम दोनों के लिए, डक्टाइल मटेरियल एंड ब्रिटल मटेरियल। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।